नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अग्निपथ। सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में देश के हिस्सों में युवा आक्रोशित हैं। सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ के ऐलान के बाद लगातार 3 दिनों से विरोध की आग जल रही है। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध के बीच सरकार ने गुरुवार देर रात अग्निपथ स्कीम की एज लिमिट पहले 21 साल के लिए की, उसके बाद बढ़ाकर 23 साल कर दी है। अग्निपथ योजना पर शुक्रवार को भी यूपी के कई शहरों में बवाल और आगजनी हुई, लेकिन सवाल सिर्फ एज लिमिट का नहीं है। कुल मिलाकर भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में सरकार द्वारा एज लिमिट बढ़ाने के बाद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी और बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें फूंक दी, कई जगह रेलवे ट्रैक और सड़क जाम किया। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 4 बसों में तोड़फोड़ करके जाम लगाया गया। हरियाणा के नारनौल में भी युवाओं ने जाम लगा दिया है। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। यहां हुए हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत हो गई, दूसरी मौत बिहार के लखीसराय जिले में हुई है। वाराणसी की बात करें तो प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर पुशअप्स करते हुए नजर आए, तो वहीं अलीगढ़ में पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। मथुरा में प्रदर्शन के बीच महिलाएं ट्रक के नीचे छिपती नजर आईं। बलिया में 2 ट्रेनों में तोड़फोड़ के बाद वॉशिंग लाइन में खड़ी सियालदह एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सरकारों की शांति की अपील का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। इसी साल अप्रैल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि देश भर में हर साल आर्मी की औसतन 90 से 100 भर्ती रैली होती हैं। 20-21 की यदि बात की जाए तो 97 रैली होनी थी, लेकिन सिर्फ 47 हो पाई। वहीं 21-22 में 87 प्लान हुई और फिर 4 हुई। कोरोना की वजह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ और भर्ती भी नहीं हुई। अब युवाओं के इस आक्रोश के बीच तमाम सियासी विरोध भी सरकार के खिलाफ है। राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अग्निपथ स्कीम पर मचे बवाल पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया, अग्निपथ स्कीम को तुरंत वापस लीजिए। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ भी हो रहा है, लगातार जब हमने चर्चा की तब एक बात थी कि इसमें कोई बदलाव होगा। किया सरकार ने बदलाव, क्या बदलाव किया? एज लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। देखिए, एज लिमिट को बढ़ा दिया, लेकिन सड़कों पर जो हो रहा है वो अभी भी हो रहा है। क्या चाह रहे हैं युवा? क्या बात नहीं हो सकती? किस तरह का क्राइटेरिया चाह रहे हैं? आखिर ऐसी स्कीम कैसे आ गई है जिसकी वजह से इतना आंदोलित होता हुआ देश दिख रहा है? विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो सुनते हैं। बलिया में रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट पे खड़ी एक बॉगी में उपद्रवियों के द्वारा आग लगाया गया है तथा अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में एक रोडवेज की बस के टायर में आगजनी की गई है, जिसे वहां पे उपस्थित कर्मियों के द्वारा बुझाया जा चुका है। अन्य सभी जगहों पे अधिकारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं, उनको ये बातें समझाई जा रही हैं कि ये जो नई स्कीम आई है वो सबके हित में है। अग्निपथ और ये जो स्कीम आई है, इसको लेकर लगातार जो आंदोलन देख रहे हैं, जो आगजनी देख रहे हैं, कुछ लोगों की जान भी चली गई है। देखिए, बहुत दुखद है, लेकिन स्कीम को लेकर क्या और हो सकता है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। जो किया जाना था थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिया। क्या सिर्फ एज लिमिट ही मैटर कर रही है? क्या और इसके पीछे कोई चीजें नहीं हैं? अब इस जगह पर आकर क्या किया जाएगा? विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश राय जी हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुरक्षा मामलों के जानकार हैं एके जैन जी। एके जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले आकाश जी आपसे करना चाहती हूं। इस स्कीम को लेकर एक बात तो समझ में आ रही है कि बहुत सोच समझकर, बहुत मंथन के बाद आप इस स्कीम को लाए। इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नहीं है, वो राजनाथ सिंह की टिप्पणी में हम सुन चुके हैं। लेकिन ये जो सड़कों पर हो रहा है, ये जो विरोध है, ये आगजनी है, एक समझ रहे हैं माहौल बहुत बिगड़ गया है, युवाओं में बहुत नाराजगी है। उसके बाद भी एक संशोधित करके एज लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा देने से कुछ हो जाएगा? महज 4 साल के लिए कर देना और उसके बाद बाकी लोगों के बारे में ना सोचा जाना,
ये कहां तक उचित है? कि दो चीजें इसमें है कि सबसे पहले तो जो भी ये हो रही है, जो आगजनी या जो भी दंगा फसाद या देश के कोने कोने में जो ट्रेनें जलाना, बसें जलाना, लोगों को परेशान करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर लोकतंत्र में किसी बात से आपको असहमति है तो उसका विरोध करने का तरीका होता है। आप अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपराधिक कृत्य है, और जो लोग भी इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं सरकार उसका संज्ञान ले रही है और उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन जो ये योजना केंद्र की सरकार लेके आई, रक्षा मंत्रालय की तरफ से माननीय मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी, और जो इसके इतर जो भर्ती का प्रोग्राम वहाँ पे चलता है वो पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ठप रहा है, लेकिन वो यथावत चलता रहेगा। ये एक नई योजना है जिसका अन्य योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये समझने की है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग और कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, ये लोग मिलके एक पूरे साजिश के तहत पूरे, तो आप चाहे बिहार में देखिए, आज बलिया में देखिए, बनारस में देखिए। बनारस की तो ये स्थिति रही कि कुछ लोग जो है दुकानें बंद कराने, आकाश जी, थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। इसमें विपक्ष कहाँ से है? विपक्ष ने थोड़ी बोला है या विपक्ष के लोग थोड़ी हैं, ये वो युवा हैं, ये हम तो देख सकते हैं ना, आप भी देख रहे होंगे। निश्चित रूप से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कहीं पे भी कोई एक नई योजना आती है तो विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, और विपक्ष अगर उसके सकारात्मक पहलू बताए लोगों के बीच में तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक भड़काने का है कि नहीं, कुछ भी चीज कुछ और हो और उसको गलत तरीके से जो है संदेश देने का प्रयास किया जाए। अब चाहे आप समाजवादी पार्टी से लेके कांग्रेस पार्टी से लेके जितने भी विपक्ष के दल हैं उनके नेताओं के बयान उठा के देख लीजिए, तो उनका मतलब वो उनके लिए कोई ये नहीं है कि ये आप सोचिए कि जो ये योजना है इसमें 4 साल की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि जो मतलब जो अन्य भर्तियां होती हैं उसमें इस अग्नि वाली जो योजना है इसकी वजह से उसमें वरीयता मिलेगी। और एक है कि उसमें जो 4 लोगों में से 1 लोगों को तो कंफर्म जो है कि सर्विस में आगे बढ़ना है कम से कम 10-12 साल के लिए। तो ये सब चीजें समझाने की जगह माहौल खराब करना, और जिस प्रकार से ट्रेनों को या बसों को, अब आप सोचिए कि बसों में कौन लोग सफर करते हैं, आम जनता सफर करती है। अगर वहाँ पे बच्चों को, आज कितनी वीडियो जैसी आई है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पत्थर लगे हैं, चोटें आई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो इस प्रकार का प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन है और इसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सेना में जाके देश की सेवा करना चाहेगा और वो फिर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। अगर ये प्रवृत्ति है तो मैं नहीं मान सकता कि वो सेना में जाने वाले लोग हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। ठीक है अकमल इमाम जी, विपक्ष की तरफ से जो चाह रहा है सत्ता पक्ष, वो ये चाह रहा है कि यदि कोई बात है उसको इस तरह से रखा जाए कि कम से कम माहौल ना बिगड़े। उसमें मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आग में घी डालने का काम है कि कोई चीज पे विरोध हो रहा है, ऊपर से टिप्पणी और कर दो तो और ज्यादा होने लग जाए। मुझे लगता है इस स्कीम के तहत यदि कोई पॉइंट ऐसा है जो सही नहीं है या गलत हो रहा है तो मुझे लगता है सबका अधिकार है कि शांति बनाए रखने की अपील तो कम से कम की जाए, क्योंकि माहौल बहुत खराब चुका है। और हमेशा देखिए इस तरह की जो भी तस्वीरें आती हैं वो जिनका कोई लेना देना नहीं है ना, वो लोग और पिसते हैं। निश्चित तौर पे देखिए राखी जी, आदरणीय मोदी जी की सरकार जब से बनी है 8 साल से, ये कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा दिए रहते हैं जिससे मुख्य मुद्दे छुपे रहे। इनका निकम्मापन, इनकी गलत नीतियां इस देश को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद करने का ठेका लिया, पूरे देश के संस्थानों को कौड़ियों का भाव बेचा, लोगों ने विरोध किया, उनको मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सरकार की एक जो आईटी सेल के जरिए पूरे विपक्ष को, पूरे देश के उन लोगों को जिन्होंने इसका विरोध किया, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे मजदूर हो, उनको एक तरह से देश विरोधी साबित किया। उसके बाद जब किसान
बिल ले आए सुधार के नाम पर, किसानों से न पूछा न कुछ बात की, लेकिन ले आकर के थोप दिया, बाद में थूक के चाटना पड़ा। तीसरा, इन्होंने नोटबंदी की, पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया। इन्होंने जीएसटी ले आकर के व्यापारियों को बर्बाद किया। ये ऐसी नीतियां ले आते ही इसलिए हैं कि कहीं न कहीं मुद्दा कुछ बना रहे, और उसके आड़ में अपनी जो राजनीति है, इस देश को बर्बाद करने की, इस देश को लूटने की, अपने मित्रों को मजबूत करने की, उसमें ये अपना काम करते रहे। पूरी तरह से देश की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो केवल एक एजेंडे पर चल रही है कि देश के जो संपत्तियां हैं, देश के संसाधन हैं, उनको अपने मित्रों को हाथ बेच दिया जाए, देश को नफरत में बांट करके अपना उल्लू सीधा किया जाए। और इसी के तहत ये अब सेना के, पहले तो सेना का राजनीतिकरण किया करते थे। पहले राजनीति में वोट मांगने के लिए सेना का राजनीतिकरण से इन्होंने शुरुआत कराई। पुलवामा में हत्याएं इतनी ज्यादा हुई, आज तक कोई जांच कुछ नहीं हुआ, सारी चीजें उस पर वोट लिया। उसके बाद अब जब इनका मामला निकल गया आगे, तो अब ये चाहते हैं किसी तरह से सेना को भी कमजोर किया जाए। सेना में 4 साल की भर्ती, 4 साल ये किस लिए ले आए हैं? आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि ये जो हम अग्निपथ स्कीम लाए हैं, ये अग्निवीरों की जो हम ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं 4 साल के लिए, ये किस लिए? अब आप देखिए कि सेना की जो भर्ती होती है, पहले जो कमीशन हुआ करते थे, साल भर में 90 से 100 भर्तियां हुआ करती थी, भर्ती रैली। इनकी सरकार जब से आई है, इन्होंने कभी भी इसको पूरा नहीं किया है। कोरोना काल को छोड़ दिया जाए, कोरोना काल में 4 भर्तियां ही केवल हो पाई, 4 भर्ती रैली, लेकिन इस बार इनको 100 करानी थी, मात्र 47 करा सके। ये चाहते ही नहीं है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, ये तो चाहते हैं कि इनका गुर्गा बन के, इनकी पार्टी का झंडा उठा करके, जय श्री राम का नारा लगा करके तांडव करने के काम आए, या नारे तकबीर का नारा लगा के चौराहे पे तांडव करने के काम आए। ये तो समाज को बांट करके वोट लेना चाहते हैं, और उसी लिए 4 साल तक नौकरी करो, उसके बाद अंबानी अडानी जैसे इनके जो मालिक हैं, उनके घरों में जाकर के नौकरी करो, यही तो चाहते हैं। और जो बचे हुए लोग हैं, वो जाकर के इनकी पार्टी के लिए नारा लगाएं। कहीं पर भी अगर इन्होंने, जैसे आपने कहा कि बहुत ही सोच विचार करके लिए एक स्कीम लाई गई, अगर सोच विचार के लाई गई होती तो निश्चित तौर पे जो सीमा बढ़ाई है रातों रात इन्होंने युवाओं के विरोध के बाद, वो ना बढ़ाते। ये पूरी की पूरी स्कीम ही इनकी फालतू है, कचरे के डिब्बे में डालने के लायक है। और विपक्ष इसमें यही चाहता है सरकार से कि युवाओं की जिंदगी के साथ, इस देश की सीमा के साथ, इस देश की आत्मा के साथ, इस देश की एकता और अखंडता के साथ ये सरकार खिलवाड़ न करे। और अगर कोई नीतियां देश हित की बना सकती हैं तो ये बनाएं, और नहीं बना सकते हैं तो इस्तीफा दे करके, जैसे मोदी जी ने कहा था कि झोला उठाऊंगा चल दूंगा, तो मैं निवेदन करता हूं कि झोला उठाकर चल दे। ये देश बहुत प्यारा है, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, ये देश इनको अब नहीं झेल सकता। ठीक है, एके जैन जी, क्या वाकई में ये जो एक स्कीम आई, ये गलत आ गई है, या जो पॉइंट्स इसमें बनाए गए हैं वो गलत हो गए हैं, या इसमें जो संशोधन किया जा रहा है बवाल होने के बाद वो अभी भी ठीक नहीं है? आपके नजरिए से क्या है, इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्या इसमें कोई और चीज बदल सकती है? देखिए, ये स्कीम जो लाई गई है, मैंने जो इस पे लिटरेचर पढ़ा है, पुराने जो रिटायर्ड आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के बहुत रिप्यूटेड ऑफिसर्स हैं, उनके बयान पढ़े हैं। ये स्कीम करीब 2 साल से इस पर मंथन चल रहा था, और मंथन की वजह है कि जो OROP, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लाई गई, उससे पेंशन का बिल बढ़कर 19%, डिफेंस के बजट के 19% से बढ़कर 26% हो गया है। और ये इस समय विश्व में जो सैलरी और पेंशन है, वो इस समय विश्व में नंबर 2 या नंबर 3 पर है, जो कि भारत पे कर रहा है। मैं आज ही इसकी स्टडीज पढ़ रहा था। इंडिया इसमें 48.4% जो है वो सैलरी और पेंशन में जा रहा है, जबकि अधिक से अधिक पैसा मॉडर्नाइजेशन में जाना चाहिए, आधुनिकीकरण में जाना चाहिए, फोर्स को टेक सेवी बनाने में जाना चाहिए, क्योंकि आगे की लड़ाई जो है वो यंग लोगों के साथ लड़ी जाएगी। इजराइल का मैंने पढ़ा, यूएस का पढ़ा, बहुत से कंट्रीज में कहीं 2 साल के लिए, कहीं 5 साल के लिए
एनलिस्टमेंट होता है और फिर बाकी ये लोग जो हैं बाकी समय समाज की सेवा करते हैं, विभिन्न जॉब्स में इनको लिया जाता है। ये जो पेंशन का बिल बेहिसाब बढ़ा है सैलरीज और पेंशन्स का, उसका एक निदान है, जिससे कि अब इस समय चाइना जो है 30.8% 30% व्यय करता है सैलरी और पेंशन पे, हम कर रहे हैं 48.4%, और पाकिस्तान करता है 37%, यूएस करता है 38.6%। तो हमको ये बात समझनी होगी कि इस समय 35 लाख हमारे पेंशनर हैं आर्मी के और 50,000 हर साल जुड़ रहे हैं, और ओआरओपी आने के बाद से पेंशन का बिल बेहिसाब बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो मॉडर्नाइजेशन के लिए नए नए एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स रेज करने हैं, पाकिस्तान सीमा चाइना की सीमा दोनों पे खतरा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो योजनाएं बनाई गई हैं कि किस तरीके से उससे निपटा जाए। आज की तारीख में साइबर अटैक्स का समय है, इन सब से पुलिस फोर्स, इनको आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को सुसज्जित करना होगा, और इसके लिए आवश्यकता है। और इसमें बहुत सी चीजें ओपन रखी गई हैं कि इसमें अगर कहीं पे कोई कमी देखते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये जो अग्निवीर है ये पूरी आर्मी इन्हीं से बनेगी। 50% तक का है, मैक्सिमम 50% पे जाके रुक जाएगा। बाकी 50% जो पुराने सैनिक हैं वो लगातार चलते रहेंगे। इन 4 में से भी एक को रिटेन किया जाएगा, 3 जो हैं वो विभिन्न प्रदेशों में जो पुलिस फोर्सेस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें इनका नियमितीकरण कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो एक एसेट साबित होंगे। पुलिस फोर्स में अगर ये 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, 4 साल के प्रशिक्षण और मेहनत के बाद आते हैं, तो पुलिस फोर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड मैन पावर हमको मिलेगा। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने, कईयों ने इसका ऐलान भी कर दिया है। इसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर में भी इनका एनलिस्टमेंट हो जाएगा, और इनको करीब 11-12 लाख रुपया का जो है वो पैकेज भी दिया जाएगा, जिसमें जब ये रिटायर होंगे तो 11 लाख, करीब 11-11.5 लाख रुपए ये लोग करीब सर्विस के दौरान कमा सकेंगे। 11-11.5 लाख रुपए का इनको पैकेज दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो भर्तियां होंगी, और इसमें हर साल जो कमियां आएंगी उसको सीनियर जो लोग हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वो इसका मूल्यांकन करते रहेंगे कि कहां पर इसमें क्या कमी है और क्या और संशोधन कर दिया जाए। ये एक ऐसा है जो कि ओपन टू चेंजेस है, ये नहीं है कि एक नीति बन गई अब इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता। 2 साल जो एज बढ़ाई गई है वो इस वजह से बढ़ाई गई है कि 2 साल पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं हो पाई हैं, इसलिए उसके हिसाब से दृष्टिगत रखते हुए ये एज बढ़ाई गई है, जो कि बिल्कुल सही किया गया है कि एज इसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे लाभ मिलेगा बच्चों को, जो ओवर एज हो रहे हैं वो इसमें कवर हो सकेंगे, और आगे आने वाले समय में और क्या संशोधन होता है मैं नहीं जानता, पर एक देश के हित में एक रिटायर्ड ऑफिसर्स की बहुत बड़े एक ग्रुप ने इसको बैठ के बनाया है, इस कार्य योजना को 2 साल में गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो इसको इस प्रकार से कंडेम नहीं कर देना चाहिए। एक मॉडर्नाइजेशन को दृष्टिगत रखते हुए, फोर्स को टैक्स हैवी बनाने के लिए, फोर्स को धार देने के लिए यंग लड़कों की भर्ती की जा रही है, और इससे फोर्स हमारा यंगर होगा और इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि जिन लोगों को सेवा मेडल, जिन लोगों को ब्रेवरी के मेडल मिलते हैं, वो ज्यादातर सब 4-5 साल की सर्विस के नीचे के ही लड़के होते हैं जिनको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ये वहां पर जाकर कोई काम नहीं करेंगे और वहां पर 4 साल वो करेंगे, वो तो फिर गवर्नमेंट उसको बीच बीच में रिव्यू कर सकती है। तो इसलिए हमें शांति बना के रखनी चाहिए। मैं तो युवाओं से अपील करूंगा कि इस योजना को ध्यान से पढ़ें, इसको देखें, इस पे अमल होने दें, और फिर देखते हैं कि इसमें क्या कमियां निकल कर आती हैं। ठीक है, मुझे लगता है एके जैन जी, एक साधारण भाषा में जो इस चीज को नहीं समझ में आया, क्योंकि जब ये स्कीम आई थी कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे, उसमें ये भी था, अभी क्योंकि जब कल से ही ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं, तो एक पॉइंट बहुत इसमें क्लियर था कि 100% जो जितने भी लोग आएंगे उसमें से 25% को तो उन 4 साल के बाद कहीं ना कहीं काम श्योर है कि मिलेगा, लेकिन बाकी के जो 75% है उनको बहुत दिक्कत हो जाएगा, उनको तो वो नौकरी छोड़नी है, अब वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए उनको शायद ये इनसिक्योरिटी है कि
उस टाइम पे फिर हम क्या करेंगे? मुझे लगता है इस वजह से ये युवाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है। आर्मी में ही रिटेन हो जाएंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ही रिटेन हो जाएंगे। जो बचेंगे 75% उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का आ गया है और स्टेट पुलिस फोर्सेस का आ गया है कि वो इसमें भर्तियों में इनको वरीयता देंगे, उसमें बहुत कवर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब में आईटीबीपी और उत्तर प्रदेश पुलिस, जैसे अभी 50,000 की भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो अगर इनको उसमें एडजस्ट किया जाएगा, एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा, तो ये तो बड़ा, इससे उत्तर प्रदेश पुलिस या संबंधित पुलिस बल का, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, जो भी हो, एसएसबी हो, उनको बड़ा लाभ पहुंचेगा। क्योंकि ट्रेन्ड मैन पावर हमको मिलेगी, हमको ट्रेन्ड मैन पावर रहेगी जो कि डिसिप्लिन लोग हैं, वो इसमें आएंगे और इससे बहुत मदद मिलेगी। बाकी जो है इनके लिए और बहुत से सर्विसेज के एवेन्यूज खोले जा रहे हैं। इनको लोन्स देने की बात है, इनको इंटरमीडिएट का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा पास होने का। और भी गवर्नमेंट इस पे बहुत विचार कर रही है कि किसी भी तरह से किसी भी बच्चे के साथ कोई ज्यादती ना होने पाए। ठीक है अकमल इमाम जी, जो पॉइंट्स अभी मेन था उस पर एके जैन जी ने बहुत कुछ क्लियर किया है। लग रहा है आपको इसके बाद बहुत विरोध नहीं होना चाहिए, समझना होगा। नहीं, एके जैन साहब की 2-3 चीजें थी जिसको मैं पॉइंट उनका मैंने नोट किया, मैं कहना चाहूंगा। इन्होंने एक चीज तो किया, कहा कि ट्रेंड लोग मिल जाएंगे। क्या जो भी पुलिस की भर्ती, एसएसबी की भर्ती या हमारे पैरामिलिट्रीज की भर्ती होती है, क्या उसमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती? क्या वो ट्रेंड लोग नहीं होते? पहली चीज। और दूसरी चीज, इन्होंने पढ़ाई लिखाई की बात की। मैं सीधे तौर पर, लोग कह रहे हैं समझ नहीं पा रहे, जितने छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेना की कर रहे हो, चाहे अन्य किसी की कर रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी और उनकी सरकार के मंत्रियों से ज्यादा पढ़े लिखे लड़के जो नौजवान हैं वो आज सड़क पर हैं। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये सत्य है कि मोदी सरकार के, योगी सरकार के मंत्रियों और खुद योगी और मोदी जी से अधिक पढ़े हुए लड़के इस आंदोलन में शामिल हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये लोग अपने मालिकों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ उद्योगपति घरानों के लिए काम कर रहे हैं। ये फोर्स देश के लिए नहीं तैयार की जा रही है, ये बर्बाद किया जा रहा है नौजवानों की जिंदगी को। और 4 साल के बाद जो आप बात कर रहे हैं कि इनकी भर्ती कर ली जाएगी सेना में, यहाँ वहाँ, क्या वो डायरेक्ट भी तो हो सकती है? ये जो 4 साल की बात रखी गई है, सीमा रखी गई है, ये किस लिए, इसका कौन सा औचित्य है? और आप कहते हैं कि पेंशन, हम पेंशन देना नहीं चाहते, 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। 11 लाख रुपए से क्या कर लेगा? आज की डेट में एक छोटा सा व्यापार करने जाइए तो 25 से 50 लाख रुपए लगता है। उन लड़कों की जिंदगी, उन लड़कों की जो लाइफ पूरी है, वो इन 4 सालों के बाद क्या वो करेंगे? कहाँ वो जा रहे हैं? उनकी लाइफ पूरी इनसिक्योर हो रही है। उनके पास सिर्फ काम ये बचेगा कि वो जाकर के किसी उद्योगपति के घर पे, या कहीं किसी बड़े व्यापारी के यहाँ, या कहीं किसी पार्टी के दफ्तर के में खड़े होकर के, अगर उनके पास बंदूक का लाइसेंस मिल गया है तो वहाँ चौकीदारी करेंगे, या फिर पार्टी विशेष के लिए नारे लगाएंगे। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। उन्हें तो बर्बाद करने, उन्हें बेरोजगार करने के लिए सारी रणनीति की जा रही है। और ये देश के लिए बहुत घातक है, देश की सीमा की रक्षा के लिए भी घातक, क्योंकि 4 साल की नौकरी है। आपकी ट्रेनिंग में कितना समय चला जा रहा है? क्या आप सेना में जैसे 90 दिन की आप छुट्टी देते हैं, क्या इनको छुट्टी अलाउ कर रहे हैं 4 साल के अंदर? कैसे आपकी रणनीति, आपकी जो नियम आप लाए हैं, जो आप कानून आप बनाना चाहते हैं, इसमें पूरी तरह से झोल है। अमित शाह जी तो अपने बेटे को बना करके बीसीसीआई का चीफ बना के भेज देते हैं। उसके आपके राजनाथ सिंह जी के 2-2 बेटे सेटल हो जाते हैं, विधायक हो जाते हैं। ये बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे? हम तो चाहते हैं कि भाजपा के मंत्री, भाजपा के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष जाकर के उन नौजवानों के बीच में खड़े होकर के इन बात को समझाएं कि हाँ, हम ये स्कीम लाए हैं, हम ये चीज कर रहे हैं। ढाल न बनाएं। मीडिया, व्यापारी और सत्ता का जो गठजोड़ है वो इस देश को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। और चलिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, 1 मिनट अकमल जी बीच में रोक रही हूँ। आकाश जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। सरकार अगर ये कर रही है, सरकार को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस दिशा में हम लेके जा रहे हैं देश को। अगर देशभक्त है ये सरकार, देशभक्तों की सरकार है, तो इसको कायदे से सोचना चाहिए और इस स्कीम को तत्काल वापस लेना चाहिए। राखी जी, मैं यही एक बात कहूंगा कि अभी
चुनाव बीते हुए मुझे लगता है यूपी विधानसभा का अभी 3-4 महीने हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के लोगों का जो ये अहंकार है कि अब आप देखिए कि सेना में भर्ती होने की बात एक योजना आई है और उसमें ये कह रहे हैं कि ये देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। तो इनकी जो ये गंदी मानसिकता है, इसीलिए जनता इनको बार बार नकार रही है और इस बार फिर नकारेगी। और मैं सबसे अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी प्रकार की हिंसा करना कोई भी ठीक नहीं है। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आती है, अगर आप विरोध करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो वो एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो सरकार भी आपका सहयोग करेगी, प्रशासन के लोग भी सहयोग करेंगे। लेकिन इस प्रकार का हिंसा और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और करापी ऐसा कोई न करे, यही आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा। चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मुझे लगता है अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर जो हैं उन पर सियासत हो रही है। इस वक्त देश में जो माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है शांति की अपील करना चाहिए, समझाने का प्रयास करना चाहिए। क्या संशोधन कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या चाह रहे हैं, एक दल जाके बात कर सकता है, समझने की कोशिश किसी को नहीं करनी। ऊपर से आप सियासत करके या इस तरह की बयानबाजी देकर सिर्फ और सिर्फ माहौल को खराब कर रहे हैं। देखते हैं क्या इसके बाद भी क्या सरकार मजबूर होगी इस स्कीम को वापस लेने में या कोई और बदलाव होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।